दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर कौन था, माइकल एंजेलो या दा विंची? इस पर बहस हो सकती है। दुनिया का सबसे अच्छा पोएट कौन था, शेक्सपियर या दांते? इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन अगर बात आती है कि दुनिया का सबसे अच्छा डायलॉग राइटर कौन था, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। सब लोग एक ही नाम लेंगे और वो है प्लेटो। प्लेटो का इसमें कोई मुकाबला नहीं। हाँ, कुछ और फिलोसफर्स ने भी डायलॉग्स लिखे हैं और उनमें से कुछ मीनिंगफुल और अच्छे भी हैं। लेकिन जब बात प्लेटो की डायलॉग्स की आती है तो उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। प्लेटो ने न सिर्फ एक ऐसी ग्रेट आर्ट इन्वेंट की, बल्कि उसको परफेक्शन तक भी ले गए। अपने टाइम के हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सब कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो पहले से फिलोसफर बनने के लिए पैदा हुए हों। असल में प्लेटो का कैरियर शायद किसी पॉलिटिक्स या पब्लिक लाइफ में होने वाला था। उनके फादर एरिस्टोन के बारे में कहा जाता है वो एथेंस के आखिरी राजा के वंशज थे। प्लेटो की माँ पेरिक्टोन मशहूर एथेनियन लीडर सेलोन की रिश्तेदार थी। मतलब यह कि प्लेटो एक हाईली रिस्पेक्टफुल और वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग था। लोग कहते हैं कि प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस की अनजस्ट एक्सिक्यूशन ने प्लेटो को डीपली अफेक्ट किया और इसी वजह से वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए और फिलॉसफी का रास्ता चुना। लेकिन एक और वजह भी हो सकती है। प्लेटो और उसके कुछ दोस्तों के व्यूज़ एंटी डेमोक्रेटिक थे। जब एथेंस के 30वें जालिम शासक का फाल हुआ तो एंटी डेमोक्रेटिक लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। हो सकता है प्लेटो को पॉलिटिक्स में एंट्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनकी सोच एंटी डेमोक्रेटिक थी, और या फिर खुद उसने पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया और फिलॉसफी का रास्ता चुना हो। सच तो यह है कि इसका सही रीज़न हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। अर्ली लाइफ। प्लेटो की लाइफ के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो काफ़ी लिमिटेड है। माना जाता है कि उसने मिलिट्री सर्विस भी की थी। शायद वो एथेनियन कैवेलरी का हिस्सा था जो स्पार्टा के खिलाफ लड़ने गई थी। प्लेटो को घोड़े पर बैठकर बैटलफील्ड में धूम मचाते हुए इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो उसका निकनेम था। इसका मतलब होता है ब्रॉड या वाइड, जो नाम उसका ब्रॉड या वाइड शोल्डर होने की वजह से पड़ा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग वॉरियर रहा हो। उसका असल नाम एरिस्टोक्लीस था। अगर उसका निकनेम पॉपुलर ना होता तो उसे हम एरिस्टोक्लिक जैसे अजीब नामों से याद कर रहे होते। यह भी माना जाता है कि प्लेटो ने शायद खूब सफ़र भी किया था, शायद मिस्र भी गए हों, लेकिन ये कंफर्म है कि वो सिरैक्यूज़ गया था। रोमन फिलोसफर सेनेका के मुताबिक प्लेटो अपनी लाइफ के आखिरी सालों में सफ़र करने की वजह से बीमार हो गया था, लेकिन उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई या नहीं ये क्लियर नहीं है। एक चीज़ जो प्लेटो के बारे में क्लियर है वो ये है कि प्लेटो ने 350 BC में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एकेडमी खोली थी जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन वह आजकल की यूनिवर्सिटीज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एकेडमी बेसिकली प्लेटो का घर था, जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थोड़े से स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मेजर वर्क। हमें शायद प्लेटो के सारे डायलॉग्स मिल चुके हैं, लेकिन ये हम कंफर्म के साथ नहीं कह सकते कि कौन सा कब लिखा गया है। प्लेटो के सबसे इम्पोर्टेंट काम बेसिकली ये हैं। नंबर 1 मीनो। यह डायलॉग वर्चू, नॉलेज और इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है ये समझाता है। सेकंड है रिपब्लिक। इसमें कोई शक नहीं कि ये प्लेटो का सबसे बेहतरीन काम है। ये जस्टिस, इंसाफ के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है, बाद में ये पॉलिटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और कई और टॉपिक्स को कवर करता है। थर्ड है सिम्पोजियम। ये प्लेटो के आम डायलॉग जैसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी नशे भरी एक डिनर पार्टी की सीन है जहाँ पर लोग प्यार, लव के बारे में स्पीच देते हैं। ये सोक्रेटिस के डिबेट जैसी नहीं है, फिर भी ये प्लेटो के डायलॉग में सबसे खूबसूरत और पोएटिक मानी जाती है। फोर्थ है पार्मेनिडीज़। यह डायलॉग प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म का डीप क्रिटिक है। इसमें फेमस थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट भी आता है, इसलिए ये थोड़ी और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप सोक्रेटिस को एक आर्ग्यूमेंट में हारते हुए देखते हैं। फिफ्थ है थिएटीटस। यह डायलॉग नॉलेज और विजडम के टॉपिक को कवर करता है। इसका एंड सोक्रेटिक डायलेक्टिक के मकसद के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ होता है। डिफाइनिंग वर्चू। प्लेटो के अर्ली डायलॉग में सोक्रेटिस लगातार वर्चू जैसे जस्टिस, करेज, विजडम की डिफिनेशन ढूंढने की कोशिश करता है। उसका मानना है अगर किसी इंसान को जस्टिस करना है तो उसे पहले मालूम होना चाहिए कि जस्टिस होता क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोक्रेटिस कभी इसकी एक परफेक्ट डिफिनेशन नहीं ढूंढ पाता है। शायद इसलिए प्लेटो ने अपनी बात की किताबों में इस प्रॉब्लम का डीपर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। प्लेटो के दिमाग में कुछ और भी प्रॉब्लम थे जो इससे जुड़े थे। चलो उनमें से एक प्रॉब्लम को देखते हैं।
जैसे हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं ब्लू यानी नीला, हम ब्लू वर्ड कई अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं। लेकिन सोचो ये हमने कैसे सीखा जब हमने कभी भी प्योर ब्लू देखा ही नहीं। हर चीज़ ब्लू के साथ साथ कुछ और भी होती है, जैसे ब्लू और ठंडी, ब्लू और कड़वी, ब्लू और छोटी। तो हमने ये कैसे समझा कि ब्लू किस चीज़ को कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, मान लो मुझे पता है कि मेरी शर्ट ब्लू है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में हमेशा हर चीज़ें बदलती रहती हैं। मेरी शर्ट बार बार धुलने की वजह से हल्की ब्लू हो जाती है। मेरी शर्ट मुझे आज जितनी ब्लू लग रही कल उतनी ब्लू नहीं लगेगी। अगर मैंने गलती से उसके साथ ऑरेंज कपड़े डाल दिए तो शायद वो शर्ट ब्लू भी नहीं रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो शर्ट फट जाएगी, फिर वो शर्ट भी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एक पोछा, और फिर फाइनली वो सड़-गल के ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस उठते हैं। पहला सवाल, जब मेरी शर्ट धीरे धीरे फेड हो रही थी तो हम कौन से स्टैंडर्ड यूज करते हैं ये कहने के लिए ये पहले जैसी ब्लू नहीं रही। मतलब हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो वक्त के साथ बदल ना रहा हो, ताकि हम ये जज कर सकें कब कोई चीज़ अपनी पहचान खो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हर पर बदलती हुई दुनिया में ऐसा परमानेंट स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा। दूसरा सवाल, अगर हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो वो नॉलेज कभी भी गलत नहीं हो सकती। ओपिनियन, राय बदल सकती है, फैशन बदल सकता है, पर कोई चीज़ ट्रूली नोन है तो वो हमेशा के लिए वही रहेगी। जैसे 2 2 4 होते हैं, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, ये सब बातें हमेशा के लिए सही होती हैं, ये कल को गलत नहीं हो सकती। तो प्लेटो कहता है ट्रू नॉलेज इज बियॉन्ड दिस एवर चेंजिंग इम्परफेक्ट वर्ल्ड। मतलब सच्चा ज्ञान किसी ऐसी दुनिया में होना चाहिए जो कभी बदलती नहीं, वरना हम उस ज्ञान को नॉलेज कह ही नहीं सकते। फिर सवाल उठता है अगर हमारे पास की दुनिया हमेशा बदल रही है तो वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करती है कि नॉलेज फिक्स्ड और परमानेंट है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लेटो ने अपनी थियरी ऑफ फॉर्म बनाई, जिसे हम थियरी ऑफ फॉर्म या आइडिया कहते हैं, जिसमें हर चीज़ की एक परफेक्ट इटर्नल फॉर्म होती है जो इस दुनिया के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। द थियरी ऑफ फॉर्म। प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म एक रेडिकल सोल्यूशन है उन तमाम कन्फ्यूजन का जो दुनिया के बारे में हमें होती हैं। प्लेटो कहता है कि असल रियलिटी वो चीज़ें हैं जो माइंड इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमारे जहन से बाहर हैं और हमेशा से हैं और कभी नहीं बदलती, जैसे जस्टिस, गुडनेस, ब्यूटी, ट्रायंगल, ब्लू। और ऐसे ही हर चीज़ का एक परफेक्ट फॉर्म या आइडिया है जो कभी नहीं बदलता। सोक्रेटिस के डायलॉग इन्हीं सच्चाइयों को ढूंढने की कोशिश थी। प्लेटो कहता है सचमुच की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, नॉलेज पॉसिबल है, वर्ड से सीखे जा सकते हैं, और हर जजमेंट के पीछे कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस, परफेक्ट और अनचेंजिंग फॉर्म की वजह से मुमकिन है। अगर आप जस्टिस को दुनिया में ढूंढने जाओ तो परफेक्ट जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे लोग, एक्शंस या लॉ ज़रूर देखने को मिलेंगे जो फॉर्म ऑफ जस्टिस का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं, जिसका पार्टिसिपेशन या रिसेम्बलेंस है उस असली फॉर्म से। यही वजह है कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जस्ट इंसाफ पर मबनी लगती हैं। हम दुनिया में कभी परफेक्ट जस्टिस को नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी शेडोज़ या कॉपीज़ को देखते हैं। लेकिन आप सोक्रेटिस के डायलेक्टिक मेथड के थ्रू जस्टिस को इंटेलेक्चुअली समझ सकते हो। प्लेटो कहता है कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम किसी चीज़ की रियल नॉलेज नहीं रखते, लेकिन जो अनचेंजिंग फॉर्म है उनके बारे में आपको सच्चा इल्म हो सकता है, जैसे द गुड, द ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। जिस शख्स ने उस इटर्नल फॉर्म को समझ लिया वो इस दुनिया को बेहतर जज कर सकता है। मतलब अगर आप असली खूबसूरती की आइडियल स्टेट को समझ जाओ तो आप दुनिया की खूबसूरती को बेहतर जज कर सकते हो। ये थियरी ऑफ फॉर्म प्लेटो के मिडिल डायलॉग में सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर बाद में प्लेटो ने खुद ही अपनी इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया। इस थियरी के खिलाफ एक मशहूर ऑब्जेक्शन है जिसे थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। प्लेटो कहता है दुनिया की खूबसूरत चीज़ें सिर्फ इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि वो फॉर्म की ब्यूटी से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई चीज़ खूबसूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फॉर्म ऑफ ब्यूटी से मिलती जुलती है, तो फॉर्म ऑफ ब्यूटी खुद भी खूबसूरत होनी चाहिए, है ना? तो क्या वो किसी और थर्ड फॉर्म से मिलती है? इस तरह लॉजिक की एक इनफाइनाइट चेन बन जाती है जो कभी रुकती नहीं है। यही इस थियरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ये थियरी ऑफ फॉर्म प्लेटो के बहुत सारे डायलॉग्स का फाउंडेशन बन जाती है। शायद ये थोड़ा ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड लगता हो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि प्लेटो की बाकी सारी थियरीज़ जैसे मेटाफिजिक्स, सोल का इमोर्टल होना और फॉर्म रियल में ट्रेवल करना, नॉलेज का रिकलेक्शन होना, मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिविस्ट, एथिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोसाइटी के व्यूज़, माइंड की थियरी,
मेथोडोलॉजी, ये सब कुछ उसी फॉर्म के आइडिया से ड्राइव्ड हुई हैं। आप फिलॉसफी की कोई भी फील्ड सोच लें, प्लेटो ने उसके किसी न किसी हिस्से पर असर ज़रूर डाला होगा। प्लेटोज इम्पोर्टेंस। A.N. व्हाइटहेड ने एक बार कहा था कि वेस्टर्न फिलॉसफी को सबसे बेहतरीन तरीका है डिस्क्राइब करने का, तो हम ये कह सकते हैं ये सब प्लेटो के फुटनोट्स का सिलसिला है। लेकिन बाद में लोगों ने कहा ये बात थोड़ी और हो गई है, लेकिन ज़्यादा गलत भी नहीं है। कुछ लोगों को प्लेटो थोड़ा कन्फ्यूज्ड या अनक्लियर लगता है और वो एरिस्टोटली टफ माइंडेड एंड केयरफुली एनालाइज थिंकिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं प्लेटो के सिंबॉलिक और एलिगोरिकल डायलॉग के मुकाबले में। कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा पसंद है, मेटाफोरिकल ब्यूटी से ज़्यादा। लेकिन चाहे प्लेटो की राइटिंग्स की कोई भी वैल्यू समझो, एक बात क्लियर है कि उसकी लिए बातें ज़माने सर्वाइव कर चुकी हैं। आज भी लोग उनके डायलॉग्स को पढ़ते वक्त उसी जगह पर हंस देते हैं या डिसएग्री करते हैं जहां प्लेटो 2000 साल पहले चाहता था। लोगों को वो मोमेंट आज भी रिलेवेंट लगता है। सोचना ही मुश्किल है कि कोई आज ऐसा लिख रहा हो जिसे 400 AD में भी पढ़ा जाए। लेकिन अगर उस वक्त तक स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती रहीं तो प्लेटो उनके सिलेबस का हिस्सा ज़रूर होगा।